देवी की दासी पार्ट 5। सुमन हाथी की पीठ पर सीधी बैठी हुई थी। उसने अपने नुकीले नाखूनों से हाथी की गर्दन पर हल्की सी थपकी दी और फिर गंभीर स्वर में नीचे खड़े बुजुर्ग दुकानदार की ओर देखा। उसने अपनी ठुड्डी ऊंची रखते हुए तीखे स्वर में कहा, मुझे एक छड़ी चाहिए, ऐसी छड़ी जो किसी के दिमाग से उसकी भूलें साफ कर सके। दरअसल एक बुजुर्ग औरत है जो बार बार मेरी सेवा में गलतियां करती है। अब वक्त आ गया है उसे सिखाने का कि उम्र का मतलब यह नहीं कि अनुशासन से ऊपर हो जाए। दुकानदार थोड़ा सा कपकाया, लेकिन फिर तुरंत संभलते हुए बोला, जी देवी, बिल्कुल। मेरे पास कई प्रकार की छड़ियां हैं, बेत की, लकड़ी की, बांस की। आप जैसा आदेश दें। सुमन ने दुकानदार की बात को बीच में ही रोकते हुए अपनी तीखी दृष्टि उस पर डाली और सख्त मगर संयमित स्वर में बोली, मुझे इन बेत, लकड़ी, बांस जैसे नामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बस एक ऐसी छड़ी दो जो मेरी सास की हथेलियों को इतना लाल कर दे कि उसकी आंखों से आंसू छलक जाएं। ऐसी छड़ी जिसे मैं बस हाथ में उठा लूं और वो सिर्फ मेरे इशारे भर से कांपने लगे। एक ऐसी छड़ी जिसकी छाया तक उसे यह एहसास दिला दे कि अब श्रद्धा की कोई सीमा नहीं, अब उसका हर भाव, हर सांस सिर्फ आदेश से चले। मैं नहीं चाहती कि वो सिर्फ मेरा आदर करे, मैं चाहती हूँ कि उसका डर, उसकी आज्ञाकारिता और उसकी मौन प्रार्थना सब मिलकर मुझे उसकी एकमात्र आराध्या बना दें। सुमन ने एक पल के लिए गहरी सांस ली, फिर दुकानदार की आंखों में देखते हुए और भी सख्त स्वर में बोली, लेकिन ये आराधना सिर्फ भावनाओं से नहीं आती, इसके लिए जरूरी है अनुशासन। और अनुशासन आता है कठोर दंड से, ऐसी सजाओं से जो केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी झकझोर दें। मैं जिस समर्पण की बात कर रही हूँ वो बिना पीड़ा के अधूरी है। उसने अपनी नज़र दुकान में रखी छड़ियों की ओर घुमाई, फिर धीमे स्वर में लेकिन नुकीली दृढ़ता के साथ कहा, समर्पण केवल तब गहराता है जब उसके पीछे एक पीड़ा का अनुभव हो। जब हथेलियां जलें, जब मांसपेशियां सिहर उठें, जब आंखों से आंसू बहते हुए भी होठों से हाँ निकले, तभी वो स्थिति बनती है जिसमें एक स्त्री दूसरी स्त्री को अपने चरणों में ले आती है। सुमन की बात सुनकर वह बूढ़ा दुकानदार तुरंत झुका, जो आज्ञा देवी, कहता हुआ वह धीरे धीरे दुकान के भीतर चला गया। अंदर से बांसों और लकड़ी की हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी। कुछ ही पलों में वह बाहर निकला, हाथों में 3 अलग अलग प्रकार की छड़ियां लिए। उसने पहला डंडा सुमन के सामने उठाकर दिखाया, पतला, चमकदार और लंबा। देवी, ये डंडा बेत का है, हल्का है, लेकिन जब हाथों या पांवों पर पड़े तो लकीरें छोड़ देता है। इसका फायदा यह है कि वार तेज लगता है लेकिन ज्यादा चोट नहीं करता। डराने के लिए उत्तम है। सुमन ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपनी दृष्टि दूसरी छड़ी पर गड़ा दी। दुकानदार ने दूसरी छड़ी उठाई, जो थोड़ी मोटी और गहरे रंग की थी। ये देखिए देवी, शीशम की लकड़ी है। भारी है, लेकिन एक बार हाथ में आ जाए तो पकड़ में टिकती है। इससे दिए गए वार हड्डियों तक गूंजते हैं। सुमन ने अब भी कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में संतुष्टि की एक झलक तैरने लगी। फिर दुकानदार ने तीसरी और अंतिम छड़ी उठाई, जो सबसे सीधी, मजबूत और घनी लग रही थी। और ये, उसकी आवाज अचानक धीमी मगर गंभीर हो गई। ये बांस की विशेष छड़ी है, अंदर से ठोस और बेहद लचीली। इसे जितनी बार चाहे, जितनी जोर से चाहे, मारिए, ये कभी नहीं टूटेगी। दुकानदार ने श्रद्धा से तीनों छड़ियां सुमन के हाथों में दी और हाथ जोड़कर बोला, आप चाहें तो मैं एक और विशेष छड़ी आपको दिखा सकता हूँ, जो आपके हाथों में शोभा भी देगी और जिसे आप अपने हाथी पर नियंत्रण के लिए प्रयोग कर सकती हैं।
वह छड़ी न केवल मजबूत है बल्कि इतने सौंदर्यपूर्ण ढंग से गढ़ी गई है कि जब आप उसे हाथ में लेकर अपने हाथी पर विराजमान होंगी तो आपकी प्रभुता और भी प्रभावशाली लगेगी। सुमन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखें अब हाथी की हलचल पर टिकी थीं। उसके शब्द सुनकर हाथी की सूंड एक क्षण को धीमी गति से हिली और उसके कान एक बार कांप उठे, मानो उसे एहसास हो गया हो कि दुकानदार ने उसके लिए भी छड़ी की बात कर दी है। वो हल्के से पैर उखाड़कर थोड़ा इधर उधर हिला और उसकी आंखों में डर का एक क्षणिक भाव उभरा। सुमन ने ये झिझक तुरंत पकड़ ली। वह अब भी पूरे संतुलन के साथ हाथी की पीठ पर बैठी थी। उसने दाहिने पैर को हल्का झटका दिया और अपनी ऊंची हील की नुकीली डंडी से हाथी के पेट के ऊपरी हिस्से में एक तेज लेकिन नियंत्रित ठोकर मारी। डरो मत, उसका स्वर तीव्र था, मगर संयमित। मैं तुम पर बिना कारण छड़ी नहीं चलाऊंगी, लेकिन यदि तुमने मेरी सेवा में कोई गलती की, चाहे झुकने में देर की हो या मेरी आज्ञा की अवहेलना, तो फिर ये छड़ी तुम पर भी चलेगी। ये भी समझ लो, सिर्फ इसलिए कि तुम जानवर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें गलती करने का कोई अधिकार है। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर हर शब्द में लोहे जैसी दृढ़ता थी। वो अब भी हाथी की पीठ पर पूरे गौरव और संतुलन के साथ बैठी थी। तुम्हारा स्वभाव चाहे जितना भी जंगली रहा हो, लेकिन अब तुम मेरी सेवा में है, और मेरी सेवा में कोई अपवाद नहीं चलता। न तो तुम्हें तुम्हारी सूंड बचा सकती है, न ही तुम्हारी ताकत। अब तुम मेरे अधिकार का प्रतीक हो और इस अधिकार की गरिमा बनाए रखना तुम्हारा धर्म है। सुमन ने हाथी की गर्दन पर धीरे से अपनी हील रगड़ते हुए कहा, अगर तुमने कोई भूल की, चाहे वो मेरी आज्ञा को न समझ पाना हो या मेरे संकेत में देर करना, तो ये छड़ी तुम पर भी उतनी ही कठोरता से चलेगी जितनी उस वृद्धा पर। मेरी सेवा में तुम्हारा पशु होना कोई ढाल नहीं है, बल्कि अब तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। हाथी की सूंड थोड़ी नीचे झुक गई, मानो उसने सुमन की चेतावनी को पूरी तरह समझ लिया हो। सुमन ने फिर अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और गरिमापूर्वक नीचे खड़े दुकानदार की ओर देखा। ठीक है, उसने आदेशात्मक स्वर में कहा, वो छड़ी भी दे दो जो हाथी के लिए है। हर सेवक के लिए मुझे उसका योग्य साधन चाहिए, चाहे वो वृद्धा हो या ये हाथी। सेवा में कोई भेद नहीं होता, बस नियम होते हैं, उन्हें सभी को मानना होगा। दुकानदार ने सिर झुकाया, आंखों में आदर और भय दोनों थे, और वह भीतर की ओर चला गया उस अंतिम विशेष छड़ी को लाने। कुछ ही पलों में दुकानदार लौटा, हाथों में चौथी छड़ी लिए हुए। ये छड़ी पहले वाली तीनों से अलग थी। उसकी बनावट में सख्ती भी थी और लचीलापन भी, जैसे ये केवल नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि संकेत और आदेश का प्रतीक हो। देवी, दुकानदार ने दोनों हाथों से वह छड़ी उठाई। ये रही वह विशेष छड़ी जिसे केवल योग्य स्वामिनी ही धारण कर सकती हैं। सुमन ने हाथी की पीठ से हाथ बढ़ाकर छड़ी ली, उसका संतुलन पकड़ और झुकाव परखा, और एक बार हल्के से हाथ में घुमाकर देखा। उसकी आंखों में चमक आई, वह संतुष्ट थी। फिर उसने नीचे झांकते हुए आदेश दिया, अब चारों की कीमत बताओ। दुकानदार थोड़ा झिझकते हुए बोला, कुल मिलाकर 270 रुपये। सुमन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न चौंकी न मुस्कराई। उसने बस धीरे से हाथी की पीठ पर रखे अपने पारंपरिक कढ़ाईदार पोटली को खोला। उसने सावधानी से अपने रेशमी पोटली से 270 रुपये निकाले, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। उसने रुपये अपनी उंगलियों के बीच घुमाए, फिर बिना एक शब्द बोले उन्हें जमीन पर फेंक दिया। रुपये धूल में गिरे। दुकानदार के पास सिर उठाकर देखने का भी साहस नहीं बचा था। उसने झुकी नज़र से ही नोटों को देखा, जो अब मिट्टी से सने हुए थे,
और फिर सिर और नीचे कर दिया। सुमन ने अब अपनी छड़ी को हाथ में थोड़ा ऊपर उठाया। चलो घर, उसने ऊंची, स्पष्ट और आदेशात्मक आवाज में कहा। उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी, कोई अनिश्चितता नहीं, सिर्फ निर्देश था। हाथी, जो तब तक मौन खड़ा था, अब उसकी पीठ पर बैठे भार और आदेश को पहचान चुका था। उसने धीरे धीरे अपनी भारी टांगें उठाईं, उसकी चाल में अब सिर्फ गति नहीं थी, बल्कि वह बोझ भी था जो एक रानी को उसके महल की ओर ले जा रहा था। हाथी का मालिक, जो अब तक एक ओर खड़ा उस पूरे दृश्य को मौन साक्षी की तरह देख रहा था, फुर्ती से हाथी के पास आया। बिना कुछ पूछे उसने लगाम को हल्का सा खींचा और दिशा मोड़ दी। अब वो रास्ता खुल चुका था जो सुमन के घर की ओर जाता था। हाथी धीरे धीरे बाजार की धूल उड़ाता हुआ बढ़ने लगा और सुमन अब भी उसकी पीठ पर पूरे संतुलन के साथ बैठी थी। उसका चेहरा सीधा, ठुड्डी थोड़ी ऊंची, एक हाथ में छड़ी और दूसरा हाथ अपने घुटनों पर टिका हुआ, जैसे अब उसे इस दृश्य को पलटकर देखने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक बार जाते जाते उसने हल्के से गर्दन घुमाई और पीछे देखा। दुकानदार अब भी झुका हुआ था, मिट्टी से सने नोटों को उठा रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। सुमन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। कुछ ही देर में हाथी सुमन के घर पहुंच गया। सुमन के घर का दरवाजा पहले से खुला था, जैसे घर भी जानता था कि उसकी स्वामिनी वापस आ रही है। हाथी ने घर के आंगन में प्रवेश करते ही धीमी गति से अपनी टांगें मोड़ना शुरू की। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे झुकता गया और आखिरकार वह पूरी तरह जमीन पर बैठ गया, मानो अपने भार को समर्पित कर रहा हो उस स्त्री के सामने, जो अब केवल उसकी सवारी नहीं रही थी, बल्कि उसकी मालकिन बन चुकी थी। सुमन का चेहरा शांत था। उसने एक बार हाथी के कान के पास खड़े महावत को देखा, जो थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा चिंतित खड़ा था। सुमन ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए गहरी लेकिन धीमी आवाज में कहा, अब से यह हाथी मेरा है। वह कुछ पल रुकी, फिर स्वर और कठोर हो गया, अगर आज के बाद किसी और ने इसके ऊपर बैठने की कोशिश भी की। उसने छड़ी जमीन पर टिकाई और आंखें तरेरी। उद्धरण चिन्ह ... तो तेरा अंत समझो। महावत ने झटपट सिर झुका लिया, उसकी देह कांप गई थी। कोई प्रतिवाद करने का साहस उसमें नहीं था। सुमन हाथी के पास पहुंची। उसकी चाल में अब कोई जल्दी नहीं थी, सिर्फ एक निर्विवाद अधिकार का भार। वो हाथी के ठीक सामने खड़ी हुई और बिना झुके अपनी बाएं पैर की ऊंची हील को धीरे धीरे जमीन पर रगड़ा और फिर अपने पैर की उसी हील्स को हाथी के माथे पर धीरे से छुआ। धूल से सनी एड़ी का हल्का सा दबाव हाथी के माथे पर पड़ा और उसी क्षण सुमन ने ठहर कर कहा, ये मेरा आशीर्वाद है। अब तू मेरा है और मेरे इस चरण स्पर्श से तेरा जीवन अब सेवा और समर्पण के अर्थ को जान पाएगा। हाथी ने सिर और नीचे झुका दिया, जैसे उस तिलक ने उसकी आत्मा को बांध लिया हो। उसकी पलकें ढल गईं, शरीर बिल्कुल स्थिर और उसका पूरा वजूद अब सुमन की चरण धूल में समर्पित लग रहा था। सुमन ने एक नज़र हाथी को देखा और मुस्कराई। उस मुस्कान में न कोमलता थी, न वात्सल्य। वो मुस्कान सिर्फ एक स्वामिनी की थी, जिसने अब एक और जीव को अपनी छाया में ले लिया था। उसके बाद उसने हाथी की सूंड को हल्के से स्पर्श किया और धीमे स्वर में कहा, अब जाओ। हाथी ने अपनी आंखें फिर से झपकाईं, एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे अपने मालिक की ओर लौट गया। उसके भारी कदम जमीन पर गूंजते रहे, लेकिन सुमन अब पीछे नहीं देख रही थी। वो अपने घर की ओर चल पड़ी। उस घर की दहलीज पर उसकी सास कमला पहले से खड़ी थी। वो कुछ परेशान सी लग रही थी। जब उसने सुमन को देखा और उसके हाथ में पकड़ी छंगिया,
तो उसके चेहरे का रंग हल्का उड़ गया। लेकिन सुमन की चाल में मजाक की कोई झलक नहीं थी। वो सीधी भीतर गई और एक कोने में रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई। कमला जल्दी से भागती हुई उसके पास आई और जमीन पर बैठ गई, सुमन के सामने सिर झुकाकर, जैसे डर और आदत दोनों ने मिलकर उसे दबा दिया हो। वो सुमन की एड़ियों की ओर बढ़ी, उन हील्स को उतारने लगी जिन पर अब गांव की धूल जम चुकी थी। हर पट्टा खोलते समय कमला के हाथ कांप रहे थे और उसकी निगाहें नीचे थीं, मानो उसे अब अपने ही घर में ऊपर देखने का अधिकार नहीं रहा। सुमन के पैर मिट्टी से सने हुए थे, उनकी हील पर खेत और रास्ते की हल्की धूल थी। कमला ने हील्स अपने हाथ में उठाई, उन्हें जमीन पर बहुत आदर से एक ओर रखा और फिर 2 कदम पीछे हटकर घुटनों के बल बैठ गई। धीरे से झुकी गर्दन के साथ उसने कहा, बिटिया, मैं अभी पानी लाती हूँ, तुम्हारे पैर धोने के लिए, और ये हील्स भी साफ कर दूंगी। उसकी आवाज में एक गहरी विनती थी, जिसके हर शब्द में अब क्षमा की गुहार और आज्ञा के पालन की तत्परता थी। सुमन के चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान में न स्नेह था न अपनापन। वो मुस्कान किसी विजेता की थी। सुमन ने कुछ क्षणों तक चुप्पी साधी, फिर उसकी दृष्टि कमला पर स्थिर हुई। सुमन ने अपने दाएं हाथ से धीरे धीरे पास रखी एक छड़ी उठाई। उसने उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाया, जैसे कोई कलाकार अपने उपकरण को परखता हो। कमला की नज़र उसी छड़ी पर टिक गई, और उससे पहले कि सुमन कुछ और कहती, कमला का चेहरा डर से पीला पड़ गया। सुमन की आवाज़ में वही शालीनता थी। माँ जी, ये छड़ी मैंने सजावट के लिए नहीं रखी, इसे खास तौर पर आपके हाथों के लिए लाई हूँ। ये सुनते ही कमला जैसे भीतर तक सिहर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, होठ सूख गए और आंखों में डर की नमी झलकने लगी। सुमन की ठंडी आवाज ने जैसे उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। अगले ही पल कमला लड़खड़ाते कदमों से और बिना कुछ सोचे समझे एकदम झुककर सुमन के पैरों पर गिर पड़ी। उसने सुमन के दोनों पैर अपने कांपते हाथों से थाम लिए। नहीं बेटी, नहीं, भगवान के लिए मुझ पर दया करो। उसकी आवाज टूट रही थी, गला भर आया था, पर डर ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। मैं बुजुर्ग हूँ, गलती हो गई मुझसे, अब नहीं करूँगी, सच में नहीं करूँगी, बस ये छड़ी मुझ पर मत चलाना। कमला ने सुमन के पांवों को कसकर पकड़ लिया, कभी माथा टेकती, कभी पांवों को चूमने की कोशिश करती, कभी खुद को जमीन पर घसीटती। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, चेहरा धूल से भर चुका था, पर वो गिड़गिड़ाना नहीं छोड़ रही थी। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं अब से तुम्हारा हर कहा मानूंगी, बस ये छड़ी मुझ पर मत चलाना, मैं बहुत कमजोर हूँ। सुमन ने उसके सिर की ओर देखा। कमला की हालत किसी भिखारिन जैसी हो चुकी थी, जो अब सिर्फ रहम की भीख मांग रही थी। लेकिन सुमन की मुस्कान अब और भी गहरी हो चुकी थी। उसने कमला के झुके हुए सिर की ओर देखा, फिर अपने शब्दों से एक नया अनुशासन रच दिया। आपकी कसमों में अब भरोसा नहीं रहा, माँ जी। आप जैसी औरतें बातें तो मीठी करती हैं, लेकिन जब तक हाथ पर दर्द न हो सीखती नहीं हैं। अब से जब भी आपसे गलती होगी, ये छड़ी आपके हाथों पर बोलेगी, और वो भी तब तक जब तक आपके हाथ सुर्ख लाल न हो जाएं, फटने की कगार पर न आ जाएं। कमला ने सिर और भी झुका लिया। अब वो बस सिसकती रही और धीरे धीरे सुमन के चरणों से लगी रही। वह जान चुकी थी, अब घर में उसके ऊपर कोई दया नहीं बची, सिर्फ सजा और आदेश का समय शुरू हो चुका है। सुमन वहीं बैठी रही,
छड़ी को अपनी गोद में रखकर आंखें सामने टिकाए। वो अब बहू नहीं, गृहलक्ष्मी नहीं, बल्कि गृहिणीयंता बन चुकी थी। कमला की सांस जैसे रुक गई। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और बहुत धीमे स्वर में कहा, बिटिया, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब कोई भूल नहीं होगी। सुमन ने एक नपी तुली मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। फिर धीरे धीरे कमला के बिल्कुल करीब आए और उसकी झुकी हुई आंखों को नीचे से घूरते हुए बोली, भूल मत करना माँ जी, क्योंकि अब से ये छड़ियाँ केवल लकड़ी नहीं हैं, ये आपकी सच्ची शिक्षिकाएं हैं। अगर तुमने गलती की तो ये छड़ी तुम्हारे हाथों से बात करेगी और मेरे पैर तुम्हारे सिर से। कमला ने सिर और भी नीचा कर लिया, जैसे वो सुमन के पैरों से चिपक जाना चाहती हो। उसका चेहरा सुमन के तलुओं के पास था, जहां से अब उसकी किस्मत तय होनी थी। सुमन ने धीमे से आगे झुककर कहा, याद रखो माँ जी, अब तुम्हारे लिए सम्मान नहीं, सिर्फ आज्ञा है। और अगर तुमने वह भी नहीं मानी तो तुम्हारे माथे पर सिर्फ मेरे पैरों की छाप रह जाएगी। फिर सुमन ने अपनी छड़ी की नोक से कमला की हथेली को हल्के से छुआ, जो अब भी कांप रही थी, और मुस्कराते हुए बोली, समझ आई बात, या एक और पाठ पढ़ाऊं? कमला ने घबराकर सुमन के तलुओं से अपना सिर रगड़ते हुए कहा, नहीं बिटिया, अब सब समझ आ गया, सब समझ आ गया। सुमन ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई, उसकी आंखों में एक विजेता सी चमक थी। कमला अब भी जमीन पर थी, सिर पूरी श्रद्धा से सुमन के तलवों से लगा हुआ, जैसे वही उसके लिए अब मंदिर का चबूतरा हो। कुछ क्षण यूं ही बीते, फिर कमला ने धीमे स्वर में, कांपती आवाज में कहा, मैं अभी पानी ले आती हूँ तुम्हारे चरण धोने के लिए। अब तो यही मेरा सौभाग्य होगा बिटिया। उसने सुमन के पैरों को हल्के से चूमा, फिर सिर झुकाए झुकाए घुटनों के बल पीछे सरकी, जैसे कोई अपराधिनी क्षमा पाने के बाद भी अपना चेहरा ऊंचा करने से डर रही हो। कमला धीमे कदमों से भीतर चली गई, तांबे का एक लोटा और चांदी की छोटी थाली लेकर, जिसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ियां रखी थीं, और एक सूती कपड़ा जिससे वह सुमन के पैर पोंछ सके। कमला जब भीतर से लौटी तो उसके हाथों में तांबे का लोटा, चांदी की थाली, गुलाब की पंखुड़ियां और एक मुलायम सूती कपड़ा था। वह सधे हुए, झुके हुए कदमों से सुमन के सामने आई और बहुत आदर से जमीन पर बैठने लगी। बैठने की उसकी मुद्रा अब किसी साधारण गृहिणी की नहीं, बल्कि एक दासी की थी जिसने अपने स्थान को पहचान लिया हो। कमला ने पहले धीरे से थाली को जमीन पर रखा, सुमन के पैरों से ठीक 6 इंच की दूरी पर, ताकि वह उसे झुके बिना साफ साफ देख सकें। थाली के बीच में तांबे का लोटा रखा गया, उसके चारों ओर गुलाब की पंखुड़ियां बड़ी सजावट से जमाई गई थीं। थाली के एक कोने में उसने सूती कपड़ा तय करके रखा, बिल्कुल वैसा जैसे मंदिरों में पंडित पूजा के बाद देवी के चरण पोंछते हैं। अब कमला खुद जमीन पर बैठ गई, घुटनों के बल, लेकिन एड़ियां पीछे की ओर चिपकी हुई और जांघों पर हथेलियां रखे हुए। उसने अपनी पीठ सीधी रखी, सिर थोड़ा झुकाया और आंखें सुमन के चरणों पर केंद्रित कर दीं। कुछ पल उसने ऐसे ही बैठे बैठे सुमन के पैरों को देखा, फिर हाथ जोड़कर बोली, अब मैं तुम्हारे चरणों का जल से शुद्धिकरण करूंगी बिटिया, कृपा बनाए रखना। सुमन उसे देखते हुए मुस्कुरा दी। वह मौन थी, लेकिन उसके चेहरे का भाव कह रहा था, अब इस घर की असली मालकिन कौन है, यह उसे समझ आ चुका है। कमला ने अपने हाथ जोड़े और कहा, बिटिया, मैं अब सब समझ गई हूँ, बस जैसी आज्ञा हो मैं करूँगी। अब उसने सुमन के पैरों की ओर देखा, धीरे से अपने दोनों हाथों से उनके निचले तलुओं को स्पर्श किया, और फिर बहुत धीरे
डरते डरते अपना सिर सुमन के पैरों के पास जमीन पर झुका दिया। फिर सिर को हल्के से उन तलुओं पर रगड़ते हुए बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाए, माफ कर दो, अब से तुम ही मेरी मालिक हो। उसकी यह हालत देखकर सुमन के होठों पर एक बेहद शांत लेकिन गर्व भरी मुस्कान आई। कमला अब सुमन के पैरों से उठकर बैठ चुकी थी, घुटनों के बल। सुमन के पैर उसके सामने रखे थे, साफ लेकिन दिन भर की थकावट लिए हुए। पास ही रखी थाली में तांबे का गुनगुना पानी था, जिसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही थीं। कपड़ा किनारे पर सलीके से मुड़ा हुआ पड़ा था। थाली को सुमन के चरणों के पास रखते हुए उसके हाथ कांपने लगे, इतना कि थाली से लोटा खनक गया। वह तुरंत कांपते स्वर में बुदबुदाए, माफ कर देना बिटिया। थाली हिल गई, जानबूझकर नहीं। सुमन ने कुछ नहीं कहा, बस एक तिरछी नजर डाली और उंगली से पास रखी छड़ी की ओर इशारा कर दिया। कमला की रीढ़ में जैसे बर्फ उतर गई। उसने तुरंत अपनी पीठ और गर्दन और झुका दी। उसकी आंखें सुमन के पैर नहीं, छड़ियों पर टिकी थीं। थाली अब ठीक सामने रखी थी, बीच में तांबे का गर्म पानी से भरा लोटा, उसमें तैरती गुलाब की कुछ पंखुड़ियां। बगल में तह किया सूती कपड़ा और छड़ी की छाया ठीक सिर के ऊपर। कमला अब दोनों हाथों से सुमन के तलुओं को छूने लगी, पर हर स्पर्श के साथ वह जैसे डर रही थी कि कहीं कोई भूल न हो जाए। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं पैर धोने लगी हूँ बिटिया, छड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वादा करती हूँ। उसके शब्द किसी सेवा की इच्छा से नहीं, बल्कि सजा से बचने की आतुरता से निकले थे। उसकी यह हालत और डर देखकर सुमन के होठों पर एक बेहद शांत लेकिन गर्व भरी मुस्कान आई। लेकिन सुमन शांत बैठी रही। उसकी चुप्पी भी कमला के लिए एक तरह की अग्नि परीक्षा बन चुकी थी, जिसमें हर सांस, हर पल जैसे उसे परखा जा रहा हो। कमला की नजरें जमीन पर टिक गईं, दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, और वह जानती थी कि इस चुप्पी में छुपा हर शब्द उसकी आज्ञा का प्रतीक है। थोड़ी देर की इस सन्नाटा को तोड़ते हुए कमला धीरे से हाथ जोड़कर बोली, बिटिया, कृपया अब मुझे अनुमति दे कि मैं तेरे चरण धो सकूं। सुमन ने गहरी सांस लेते हुए कमला की आंखों में झांका, जैसे उसकी आत्मा तक को टटोल रही हो, फिर एक भारी ठहरी हुई आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो माँ जी, जब भी तुम मेरे पैरों को धो, तो इस बात का पूरा ध्यान रखना कि पानी जो मेरे तलुओं से टपके, वह पूरा का पूरा थाली में गिरे। एक एक बूंद, समझी? थाली से बाहर एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। सुमन का स्वर और आंखों के तेवर अब और अधिक सख्त हो चुके थे। अगर एक भी बूंद जमीन पर गिरी, बस एक बूंद भी, तो समझ लेना, मैं तुम्हें वहीं उसी वक्त सजा दूंगी। कोई बहाना, कोई माफी काम नहीं आएगी। तुम्हारे हाथ कांप रहे हों या आंखों में पानी भर आया हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवा में चूक मेरे लिए अपमान है, और उसका दंड भी उतना ही कठोर होगा। कमला के होंठ सूखने लगे। वो एक पल के लिए भी सुमन की आंखों में नहीं देख पाई। उसका सिर खुद ब खुद झुक गया और उसने अपने कांपते हाथों को और कसकर जोड़ लिया, जैसे माफी नहीं बल्कि दया की भीख मांग रही हो। समझ गई, सुमन ने दोबारा पूछा। उसकी आवाज अब और नर्म लेकिन और भी डरावनी थी। कमला ने धीरे से कहा, हाँ समझ गई बिटिया, पूरी कोशिश करूंगी, एक भी बूंद नहीं गिरेगी। सुमन ने अपने पांव जरा आगे सरकाए, जैसे कोई देवी अपने चरण किसी भक्त के समर्पण के लिए प्रस्तुत कर रही हो, और पीठ के पीछे टिककर शांत बैठ गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह नीचे रखी थाली और कमला के कांपते हाथों पर टिकी थीं। कमला ने एक क्षण थाली की ओर देखा, बहुत श्रद्धा से अपने दोनों कांपते हाथों से सुमन के पैर थामे,
जैसे किसी मंदिर की देवी की मूर्ति को सहारा दे रही हो। तलुए रेशम जैसे मुलायम थे और उंगलियां लंबी, सुडौल, जिन पर करीने से लगाई गई गहरी लाल नेल पॉलिश हल्की चमक रही थी। कमला ने उन पवित्र चरणों को दोनों हाथों से उठाया, पूरी नरमी और सम्मान से, जैसे कोई अमूल्य रत्न उठा रही हो, और बेहद सावधानी से थाली में रख दिए। अब सुमन के चरण थाली में स्थिर थे, सुंदर, साफ, चमचमाते हुए, मानो किसी मंदिर की मूर्ति के चरण हों। कमला ने कांपते हुए लोटा उठाया। उसमें पानी का स्तर थरथरा रहा था, जैसे वह भी सुमन की उपस्थिति से डर रहा हो। उसने गहरी सांस ली और लोटे को धीरे धीरे झुकाया। पानी की पहली धार जैसे किसी मंत्र के साथ गिरी, सीधी जाकर सुमन के दाएं पैर की उंगलियों पर टिकी। कमला की आंखें चौकस थीं, उसकी निगाह लोटे से गिरती हर बूंद और थाली के किनारे तक के फासले पर थी। जैसे ही धार चली, उसने तुरंत अपना बायां हाथ थाली के किनारे पर टिकाया, एक सुरक्षा घेरा बनाते हुए, ताकि कोई भी छींटा बाहर न जा सके। फिर उसी हाथ से उसने बहुत धीमे से अपनी अंगुलियों को सुमन के तलवों पर फिराना शुरू किया, पहले उंगलियों के नीचे, फिर एड़ी के गोल हिस्से पर। उसकी उंगलियां सुमन के तलवों को वैसे सहला रही थीं जैसे कोई थकी हुई देवी को आराम दे रहा हो। हर हलचल बहुत नपी तुली थी, न ज्यादा दबाव, न तेज गति, बस उतनी ही कोमलता जिससे चरणों की पूजा हो सके और पानी थाली से बाहर ना बहाए। कमला अब पूरी तरह झुक गई थी, उसकी पीठ थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसका ध्यान हर क्षण एक ही बात पर था। एक बूंद भी जमीन पर गिरी तो दंड तय है। उसने अंगूठे से धीरे धीरे सुमन के तलवों की रेखाओं को रगड़ा, जैसे वह रेखाएं भाग्य नहीं, कोई पवित्र शिलालेख हों। फिर उंगलियों के पोरों से नाखूनों के किनारे तक, धीरे धीरे, जैसे हर अंगुली से क्षमा मांग रही हो। सुमन अब भी शांत बैठी थी, लेकिन उसकी निगाहें अब कमला की हर उंगली की हरकत पर थीं। कोई शब्द नहीं, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ही आदेश बन चुकी थी। कमला अब बायां पैर धोने लगी, उसी नज़ाकत, उसी डर और उतनी ही श्रद्धा से, और थाली में अब पानी हल्के से भरा हुआ झलक रहा था, लेकिन फिर भी कोई छींटा जमीन से नहीं टकराया था। कमला अब बस यही चाह रही थी कि ये सेवा पूरी हो और सुमन के चेहरे पर एक स्वीकृति की झलक मिल जाए। सुमन ने अपनी ठुड्डी जरा ऊंची की और कुछ क्षण तक नीचे झुकी कमला को निरीक्षण करती रही। उसकी आंखों में कोई मुस्कान नहीं थी, पर एक गंभीर संतोष झलक रहा था। उसने बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपने दोनों पैर थाली से बाहर निकाले। पानी की कुछ बूंदें उसके एड़ी से लुढ़की, लेकिन थाली के भीतर ही गिरी। कमला की सतर्कता रंग लाई थी। फिर सुमन ने बाईं हथेली का इशारा किया, जैसे चुपचाप आदेश दे रही हो। कमला ने तुरंत ही पास रखा सूती कपड़ा उठाया, साफ, मुलायम और विशेष रूप से चरण पोंछने के लिए तैयार किया गया। कमला ने कपड़ा दोनों हाथों से फैलाया और पहले दाएं पांव को धीरे धीरे थाम लिया। उसने कपड़े को तलवे पर रखकर बेहद नमी और समर्पण से उसे पोंछना शुरू किया, उंगलियों के बीच में, एड़ी की दरारों में और नाखूनों के कोनों में। फिर वही प्रक्रिया उसने बाएं पांव पर दोहराई, हर रगड़ इतनी नर्म, जैसे वह चरण नहीं, किसी देवी का स्पर्श कर रही हो। कमला को साफ दिख रहा था, सुमन का चेहरा अब शांत था, उसकी पलकों में हल्की तृप्ति थी। जब दोनों पैर पूरी तरह सूख गए, कमला ने वह कपड़ा मोड़कर थाली के पास ही एक कोने में रख दिया और खुद फिर से जमीन पर झुक गई, सिर झुकाकर, जैसे अब किसी और आज्ञा का इंतजार कर रही हो। सुमन ने पांव जमीन पर टिकाए, अब वे पूरी तरह शुद्ध और सूखे थे, और उसने एक धीमी पर निर्णायक आवाज में कहा, अच्छा किया। सुमन ने धीमे स्वर में कहा, और फिर उसकी आंखें कमला की झुकी गर्दन पर स्थिर हो गईं। लेकिन अब बताओ, उसने अपने पैर जमीन पर टिकाए रखते हुए,
थोड़ा झुककर धीरे और तीखे स्वर में पूछा, पता है न, अब तुम्हें क्या करना है? कमला का गला सूख गया। उसकी आंखें थाली की ओर गईं, जहां वो पानी अभी भी सुमन के धोए गए तलवों से होकर जमा था। पानी की रंगत अब साफ नहीं थी, हल्की धूल और हल्के लाल नेल पॉलिश के कण उसमें घुल गए थे। सुमन की एड़ियों की दरारों से आई गंदगी और तलवों की छाया अब उस पानी की पारदर्शिता को चुरा चुकी थी। लेकिन कमला जानती थी इस वक्त पीछे हटने का अर्थ था सजा और शायद छड़ी। उसने कांपते हाथों से थाली उठाई, उसकी पकड़ कस गई और फिर आंखें मूंद लीं। हाँ बिटिया, जानती हूँ, उसने फुसफुसाहट भरे स्वर में कहा, जैसे खुद को भी समझा रही हो। फिर थाली को होठों तक ले जाकर उस गंदले, चरण स्पर्शित पानी को अपने भीतर उतारने लगी। हर घूंट के साथ उसका चेहरा एक अजीब मिश्रण था, पीड़ा, घृणा, लेकिन सबसे ऊपर डर। उसके हाथ थरथरा रहे थे, लेकिन होठ थाली से अलग नहीं हुए। सुमन, जो अब कुर्सी पर तनकर बैठी थी, बड़ी गौर से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अब न क्रूरता थी, न दया, बल्कि एक शांति थी। जैसे कोई महारानी देख रही हो कि उसका आदेश बिना टाले पूरा किया गया है। उसने एक धीमी, संतोष भरी सांस ली, जैसे भीतर कहीं कुछ स्थायी रूप से संतुलित हो गया हो। उसकी आंखों में वो निश्चिंतता झलक रही थी, जो एक रानी को मिलती है जब उसकी आज्ञा बिना एक शब्द के मानी जाती है। उसने मन ही मन सोचा, यही होता है सत्ता का वास्तविक अर्थ, जहां आदेश अनुरोध नहीं होते और पालन श्रद्धा से नहीं, डर से किया जाता है। जब आदेश को चुनौती नहीं दी जाती, जब समर्पण सवालों से नहीं, खामोशी से झुकते सिरों से उपजता है। यही होता है सत्ता का सार, जहां चिल्लाना नहीं पड़ता, कोई तर्क नहीं देना पड़ता, बस एक दृष्टि, एक संकेत, और सामने वाला आत्मा तक से हिल जाता है। कमला अब पानी की अंतिम बूंद भी पी चुकी थी। उसके होठ सूखे हुए थे, पर अब प्यास शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की थी, वह प्यास जो अब बुझने लगी थी, समर्पण के जल से। धीरे धीरे, अत्यंत सावधानी और शिष्टता के साथ, उसने वह थाली दोनों हाथों से उठाई। उसके हाथों की गति में एक विशेष विनम्रता थी, जैसे वह कोई साधारण पात्र नहीं, बल्कि पूजा की थाली हो जिसे आदरपूर्वक एक ओर रखा जा रहा हो। थाली को फर्श के किनारे सटीक ढंग से टिकाने के बाद वह क्षण भर स्थिर रही, जैसे किसी अगली विधि की प्रतीक्षा कर रही हो। फिर उसने धीरे से अपनी दृष्टि सुमन के चरणों की ओर उठाई। वे चरण, जो अब केवल एक व्यक्ति के नहीं, बल्कि सत्ता और नियंत्रण के प्रतीक बन चुके थे, कमला के लिए अब किसी देवी के चरणों से कम न थे। कमला ने दोनों हाथों को संयमपूर्वक जोड़ते हुए झुकना शुरू किया। उसकी गति में थकान नहीं, बल्कि गहराता समर्पण था। उसकी पीठ झुकी, फिर गर्दन, और अंततः पूरे संयम और श्रद्धा के साथ उसने अपना मस्तक सुमन के पैरों पर टिकाया, बिल्कुल केंद्र में, जैसे वह अपने जीवन के सबसे निर्णायक क्षण में प्रवेश कर रही हो। वह न रोई, न कोई शब्द बोले, उसका मौन ही उसका उच्चारण था। एक ऐसा मौन जिसमें हार, याचना और प्रार्थना तीनों एकाकार हो गए थे। सुमन के पैर स्थिर थे, आत्मविश्वास से भरे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि यह क्षण आएगा, और आएगा ऐसे ही। उसके होठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान थी, कठोर नहीं, लेकिन साधारण भी नहीं। कमला का सिर अब भी झुका हुआ था, सुमन के पैरों पर स्थिर, बिना किसी हलचल के। उसकी सांसें अब धीमी थीं, लेकिन उसके भीतर जो कुछ भी टूटा था, वो चुपचाप सुमन के चरणों में समर्पित हो चुका था। सुमन ने अपना दायां पैर धीरे से उठाया, कोई जल्दी नहीं, कोई आक्रोश नहीं, बस एक सुनिश्चित नियंत्रण के साथ। उसने वह पैर कमला के सिर पर बहुत ही सावधानी से रखा, ना ज्यादा बल से,
न अत्यंत हल्के से, बल्कि उस तीव्रता से जो किसी दीक्षा की पुष्टि में होती है। कमला ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि जैसे उसका सिर और भी अधिक झुक गया हो, मानो वह उस स्पर्श को स्वीकार कर रही हो, नहीं, मानो वह उसी स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हो। सुमन का स्वर अब गूंज की तरह गूंजा, धीमा लेकिन अधिकार से भरा, जैसे किसी मंदिर की घंटी एकांत में बज उठी हो। माँ जी, आज तुम्हारे इस समर्पण पर मैं तुम्हें एक उपहार दे रही हूँ। उसने क्षण भर रुककर कमला के सिर पर अपना पैर और स्थिर कर दिया। यह कोई दंड नहीं था, यह एक संकेत था। आज तुम्हारी छोटी मोटी भूलों पर मैं छड़ी नहीं उठाऊंगी। कमला, जो अब तक चुपचाप सुमन के पैरों के पास सिर झुकाए बैठी थी, एक पल के लिए स्थिर हो गई। फिर उसने धीरे से अपना सिर और नीचे झुकाया, जैसे कोई दासी नहीं, बल्कि कोई साधिका अपनी देवी के चरणों को वंदन कर रही हो। उसके होंठ कांपे, लेकिन भय से नहीं, एक अनकहे आभार से। फिर उसने दोनों हाथों से सुमन के तलवे को हल्के से थामा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई थककर गिरा हुआ यात्री किसी ठंडी छांव को थामता है। और फिर बहुत ही धीरे, बहुत ही श्रद्धा से कमला ने सुमन के एक पैर पर अपना माथा टिकाया और फिर उन पवित्र से प्रतीत होते चरणों को चूमा। ना कोई जल्दी, ना कोई संकोच, बस पूर्ण समर्पण। उसके स्पर्श में वो सब कुछ था जो शब्द कभी नहीं कह सकते। धन्यवाद बिटिया। सुमन ने ये सब नजर झुकाकर देखा, उसके चेहरे पर एक स्थिर संतोष था। उसने न कोई प्रतिक्रिया दी, न कोई स्पर्श। सुमन बस अपनी कुर्सी पर वैसे ही बैठी रही, जैसे कोई शिलासी शांत हो। कमला के चूमते हुए होंठ अब भी उसके पैरों पर टिके थे, वहां कोई जल्दी नहीं थी उठने की, मानो वही उसका स्थान हो, वही उसका धर्म। कुछ क्षणों बाद सुमन ने धीरे से अपना दाहिना पैर कमला के सिर से पीछे खींचा। न किसी झटके से, न घमंड से, बल्कि एक स्वाभाविक अधिकार के साथ, जैसे कह रही हो, अब बस। उसने एक पल कमला को देखा, फिर संयत स्वर में कहा, माँ जी, उद्धरण चिन्ह ... अब अपना सिर मेरे चरणों से हटा लीजिए। उसके शब्दों में न कठोरता थी, न दया, सिर्फ आदेश का ठहराव था। एक स्त्री जो जानती है कि उसके शब्द अब कर्म के बराबर हैं। कमला ने उसकी बात को सुना, सिर अब भी नीचे था, लेकिन अब उसमें हलचल आई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, जैसे इस क्षण को आत्मा में समेट रही हो, और फिर पूरे आदर और नियंत्रित गति से अपना माथा सुमन के चरणों से हटाया। उसने जमीन पर सिर टिकाया, फिर अपनी पीठ को सीधा किया, लेकिन उसकी निगाह अब भी नीचे थी। उसका चेहरा भरा था श्रद्धा, सम्मान और संतोष से। फिर सुमन ने बिना कोई अतिरिक्त प्रतिक्रिया दिए धीरे से अपनी सभी लकड़ी की छड़ी उठाई, जो अब उसकी पहचान और शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। वो कुर्सी से उठी और कमला के पास से गुजरते हुए ठहरे स्वर में बोली, अब मैं सोने जा रही हूँ। कोई भी आवाज, कोई भी खटक मेरी नींद में खलल नहीं डालनी चाहिए। समझी माँ जी? कमला ने तुरंत सिर हिलाया, उसकी नजरें अब भी जमीन पर थीं, मानो सीधा देखने का अधिकार खो चुकी हो। सुमन धीमे धीमे अपने कमरे की ओर बढ़ गई, उसकी चाल में थकान नहीं, बल्कि एक नियंत्रित गरिमा थी। हाथ में छड़ी यूं झूल रही थी जैसे वो न केवल नियंत्रण का, बल्कि चेतावनी का संकेत हो। दरवाजा बंद हुआ, सन्नाटा फैल गया। अब कमला उठी। उसने अपने गालों पर से पानी के बचे छींटों को पोंछा और गहरी सांस ली, मानो अपने भीतर की उथल पुथल को बाहर निकालना चाहती हो। फिर वह धीरे धीरे काम में लग गई। रसोई की ओर बढ़ते हुए उसने पहले रसोई का फर्श साफ किया, गीले कपड़े से हर कोना पोंछा, ताकि सुमन को कहीं से कोई शिकायत न हो।
फिर चूल्हा साफ किया। पिछले दोपहर की जली हुई रोटियों की गंध अब भी वहां थी, जिसे वह अब मिटाना चाहती थी। इसके बाद वह अनाज के डिब्बे खोलकर रात के खाने की तैयारी में जुट गई। दाल चुनी, चावल धोए और सब्जी काटनी शुरू की। हाथ थक रहे थे, लेकिन उसके भीतर अब कोई इच्छा या विचार नहीं बचा था। सिर्फ यही चेतना थी कि कोई आवाज न हो। जैसे ही सब्जी कढ़ाई में पड़ी और हल्का सा तड़का हुआ, कमला ने तुरंत आंच धीमी कर दी ताकि वह फुफकार जो उठी थी, किसी गुनगुनाहट से ज्यादा तेज न हो। फिर वह धीरे धीरे बर्तन सजाने लगी। सुमन के लिए खाना थाली में रखना था, बिल्कुल नियत अनुपात में, ठीक उसी तरह जैसे रोज होता है। हर बर्तन चमकना चाहिए था। हर चावल के दाने को न तो अधपका होना था, न ज्यादा पका। और सबसे जरूरी उसकी मौजूदगी, उसकी परछाई तक सुमन की नींद में प्रवेश न कर सके। कमला अब सुमन की सेवा नहीं कर रही थी, वो उसके आदेशों को निभा नहीं रही थी। वो मानो उन आदेशों का हिस्सा बन चुकी थी। शाम के ठीक 6 बजे सुमन की आंख खुली। कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैल चुकी थी और बाहर से धीमी धीमी बर्तन और परिंदों की आवाजें आ रही थीं। वो उठी, एक जम्हाई और सिरहाने रखी अपनी छड़ी को हाथ में ले लिया, जैसे किसी शासक ने फिर से अपना राजपाट संभाला हो। उसने आवाज दी, माँ जी, कहाँ हो आप? यहाँ आइए। कमला रसोई से दौड़ती हुई आई। उसके हाथ आटे से सने हुए थे, शायद वह सुमन के रात के भोजन की तैयारी में लगी थी। लेकिन जैसे ही माँ जी शब्द उसके कानों में पड़ा, उसका चेहरा संकोच से झुक गया। ये संबोधन अब व्यंग्य से भरा हुआ था, न कि स्नेह से। सुमन पलंग पर बैठ गई और आदेश देने के लहजे में बोली, मुझे कॉफी पीनी है, वो जो मेरी पसंदीदा है, रॉयल ब्लेंड किंगस्टन गोल्ड। हाँ, वही जो मैंने खुद मंगवाई थी। किचन के बक्से में कई पैकेट हैं, सब पर नाम लिखा है। जाकर सही वाला ढूंढ कर बना लाओ। कमला ठिठक गई, चेहरे का रंग उतर गया। बिटिया, उसने धीमे स्वर में कहा, माफ करना, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती। मुझे कॉफी के नाम समझ नहीं आते। एक पल को सुमन सन रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा एक साथ दौड़ने लगे। फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी छड़ी की ओर देखा। उसके होठों पर एक धीमी, कुटिल मुस्कान उभर आई। माँ जी, आप पढ़ नहीं सकती। ये आपकी गलती नहीं है। उसकी आवाज में शहद जैसा मीठापन था, लेकिन आंखों में एक तीखी साजिश जल रही थी। तो अब सीखिए, अब आप मेरी छात्रा होंगी और मैं आपकी शिक्षिका। और जैसे बच्चों को सिखाया जाता है, वैसे ही मैं आपको सिखाऊंगी। सुमन की आंखें एक पल को उस कोने की ओर मुड़ी, जहां उसकी छड़ियां करीने से रखी थीं, बांस की, रतन की, लोहे के सिरे वाली और पतली मगर लचकदार बेंतें। उन पर नजर पड़ते ही उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान उभर आई, ना क्रूर, ना दयालु, बस एक शांत, निर्णयात्मक मुस्कान। वो मन ही मन सोचने लगी, अब ये मेरा पाठशाला है और हर पाठ सिर्फ शब्दों से नहीं पढ़ाया जाएगा। अब हर सुबह इन छड़ियों में से एक चुनी जाएगी और माँ जी की हथेलियाँ उस पाठ की स्लेट होंगी। उसकी दृष्टि में अब एक लक्ष्य था, अनुशासन, समर्पण और परिवर्तन। हर दिन उनकी हथेलियां लाल होंगी, क्योंकि अब हर भूल पर केवल डांट नहीं, निशान भी होंगे, ताकि याद रहे कि सीखने का मार्ग सरल नहीं होता। सुमन ने गहरी सांस ली और अपने मन में यह निश्चय कर लिया, माँ जी अब सिर्फ मेरी सास नहीं रही, अब वो मेरी छात्रा हैं। और मैं उन्हें वैसे ही सुधारूंगी, जैसे एक शिक्षिका अनुशासन के साथ एक जिद्दी बच्ची को गढ़ती है। कमला का चेहरा स्याह हो गया। वो कुछ बोल नहीं सकी। सुमन ने छड़ी को अपनी हथेली में घुमाते हुए कहा,
हर दिन पढ़ाई होगी और हर अक्षर पर एक छड़ी। क ख ग से लेकर रॉयल ब्लैंड तक सब याद करवा दूंगी माँ जी, लेकिन अपने ही अंदाज में। कमला का सिर और झुक गया। उसके भीतर अब डर और हार दोनों साथ बैठ चुके थे। सुमन मुस्करा रही थी। अब उसे कमला पर छड़ी चलाने का एक नया और वैध बहाना मिल गया था।